हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो टॉपिक आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ्स लॉ। तो वास्तव में महान साइंटिस्ट किरचॉफ साहब ने 1845 ईस्वी में एक जटिल सर्किट, यानी यूं कहो कि कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए दो नियम दिया, जिसकी सहायता से हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में प्रत्येक खंड से या प्रत्येक ब्रांचेस से कितनी करंट प्रवाहित होती है उसकी गणना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो दोनों लाइन उन्होंने दिया, वो पढ़ने से पहले ये हमको जानना जरूरी है कि किरचॉफ लॉ यूज कैसे करते हैं या कैसे हम उनको यूज करते हैं, यानी ये सबसे खास चीज है, जानना ये जरूरी है कि कैसे यूज करते हैं। तो डायरेक्ट हम किरचॉफ लॉ पे नहीं आते हैं, पहले उससे जुड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स की जानकारी देते हैं जो आपको आनी चाहिए, जिससे हम बड़ी आसानी से किरचॉफ लॉ को यूज करके इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको यूज करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे हाँ, ये कह सकते हैं कि ये 1845 में किसके लिए बना? कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए। कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी जटिल परिपथ। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होते हैं? जैसा कि आप हाई स्कूल तक पढ़े, आप कि सिंपल सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन पढ़ा गया कि सारे के सारे सर्किट लगभग हाई स्कूल लेवल तक जो है सिंपल सर्किट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट देखिए कैसे है। हाँ, एक देख लीजिए छोटा सा, ये सिंपल सर्किट है, ये है, ये देखिए, जैसे हमने बना दिया एक छोटा सा सर्किट। ये R1 मान लिया, ये R2 और ये R3 और ये R4। वास्तव में ये सिंपल सर्किट है। बड़ी आसानी से हम हाई स्कूल लेवल तक बड़ी आसानी से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोटा मोटा, यानी करंट कितनी प्रवाहित हो रही है, नेट रेजिस्टेंस क्या है, ये सब हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। इसके अलावा ये वास्तव में सिंपल सर्किट है, इसको हम कह सकते हैं सिंपल सर्किट। ये तो आप हाई स्कूल तक पढ़े ही हैं। हम जो आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट, जो जटिल परिपथ है, यानी ये समझ में नहीं बच्चे को आता है कि कौन सी कंडक्टर या कौन सी वायर कैसे कनेक्ट है, इन सीरीज में है या इन पैरेलल में है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, जिससे उनको परेशानी ही परेशानी होती है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट देखिए, जैसे हम बनाते हैं, ये छोटा सा एक सेल यहाँ लगा दिया हमने, और एक रेजिस्टेंस ये है, और ये रेजिस्टेंस, और ये एक सेल और हमने यहाँ लगा दिया, ये, और यहाँ हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस, ये, इसको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ, ये जैसे मान लेते हैं कि R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस और ये R4 रेजिस्टेंस। और जैसा कि आप जानते हैं, ये सेल है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। अब इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बच्चा नहीं समझ पाएगा कौन सी सीरीज है, कौन सी पैरेलल है, तो बड़ी परेशानी होती है। तो इसी सर्किट को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट में जैसे अगर नॉमिनेट कर दें तो ये B C D E F, ये देखिए। अब इसी से रिलेटेड, इस सर्किट से रिलेटेड हम छोटे छोटे पॉइंट्स को बताएंगे
जब वो पूरी जानकारी होगी तो बड़ी आसानी से हम किरचॉफ्स लॉ के जो दोनों लॉ हैं, यानी दोनों नियम हैं, बड़ी आसानी से हम यानी उसकी सहायता से न्यूमेरिकल यूज करेंगे। या पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसका इनका है किरचॉफ्स लॉ का समझने के लिए, वो है संधि क्या होती है। संधि जिसको हम कहते हैं जंक्शन। जंक्शन जंक्शन क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, गोंडा जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, रेलवे विभाग से ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं या जंक्शन बने हैं, कैसे हम जान पाते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जंक्शन बना है उस वहाँ पे ढेर सारी ट्रेनें वहीं से जाती हैं या वहाँ आके मिलती हैं, मीट आउट करती हैं या आउट मतलब निकलती हैं वहाँ से। तो यानी उस पॉइंट को जहाँ पे सभी ट्रेनों का, जिस ट्रेन की भाषा में कहें तो सभी ट्रेनों का वहाँ मीट पॉइंट होता है या वहीं से ट्रेनें बन के चलती हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट या इसी लॉजिक को हम यूज करके किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में या यूँ कहूँ कि कंडक्टर वायर में भी यही चीज हम समझेंगे। तो जंक्शन क्या होता है? यानी ऐसा पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम ये बात करेंगे, ऐसा पॉइंट जहां पे कम से कम 3 या 3 से अधिक वायर यानी कंडक्टर वायर कनेक्ट हों, ऐसे पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं। यानी जैसे अगर इस सर्किट की हम बात करें तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो अगर जंक्शन की बात करें तो ये पॉइंट हमारा जंक्शन पॉइंट कहलाएगा। एफ हमारा जंक्शन पॉइंट कहलाएगा, यानी सी हमारा जंक्शन पॉइंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यह पॉइंट से एक वायर इधर से, एक वायर इधर से, एक वायर, यानी इस पॉइंट पे 3 और यानी 3 वायर को कनेक्शन दिखाया गया है। ऐसा सी पे 3 वायर का कनेक्शन दिखाया गया है। तो जहां पे 3 और मोर वायर कनेक्टेड नोन एज दिस पॉइंट नोन एज जंक्शन। यानी इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर से रिलेटेड या यूं कहो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट से रिलेटेड ये क्लियर होना चाहिए। बच्चा यही नहीं जान पाता है कि जंक्शन क्या है, संधि क्या है, तो बहुत आसानी से अब आप बता सकते हैं कि जंक्शन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जंक्शन पॉइंट यानी दोज पॉइंट्स which connected वायर, कनेक्टेड 3 वायर कह सकते हैं, 3 और मोर भी कह सकते हैं, 3 या मोर वायर known as these point is जंक्शन। एक छोटा सा सिंपली तरीके से हमने बयान किया कि दो पॉइंट्स which connected 3 or more wire known as this point is जंक्शन पॉइंट। ये किया आपके समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, इसमें जो होती है ब्रांचेज यानी शाखाएं, हम कह सकते हैं शाखाएं, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ब्रांचेज यानी ब्रांचेज। जैसा कि आप जानते हैं आजकल जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सारी चीजें हैं, वहां से जो टहनियां निकलती हैं वो सब क्या है? ब्रांचेज ही हैं। सेम इसी प्रकार से हम इसमें भी कह सकते हैं कि यानी जंक्शन पॉइंट से जितने वायर सर्किट बना रहे होंगे उसी को हम कहते हैं ब्रांचेज। जैसे आप कह सकते हैं कि एक ब्रांचेज आपका FC, एक ब्रांचेज आपका FED, यानी हम लिख भी दे रहे हैं FC है, FEDC भी कह सकते हैं, यहां तक कि फिर ये भी हम कह सकते हैं FABC, ये ब्रांचेज हैं। दूसरी चीज आपको आना चाहिए लूप। इसको इंग्लिश में भी लूप कहते हैं। लूप क्या होती है? तो लूप जैसा कि जो क्लोज
शेप होती हैं, क्लोज शेप, उसी को हम लूप कहते हैं। तो लूप की कोई सुनिश्चित आकार नहीं होती है। आपका सर्किल है जैसे, वो भी लूप है। कोई आयताकार है कंडक्टिंग वायर, वो भी आपका लूप है। तो लूप कई प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि कुल मिला के कॉन्सेप्ट या लॉजिक यही कहता है कि वो क्लोज होना चाहिए, उसी को हम लूप कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप बड़ी आसानी से FEDC हम कह सकते हैं, FEDCF, यानी जिस पॉइंट से बातें शुरू की जाएं उसी पॉइंट पे आए। तो ये हम कह सकते हैं पहला लूप। दूसरा हम कह सकते हैं FEBCF, ये भी एक लूप है। अगर हम पूरे की बात करें तो भी एक लूप होगा, यानी ABDE, ये सब लूप है। यानी इस डायग्राम से हम कह सकते हैं एक लूप, दो लूप और एक बड़ा वाला, यानी 3 लूप बनके तैयार होगा। हाँ, तो ये चीज आपको आना चाहिए, क्योंकि मेन चीज साइंस में शब्द का ही इंटरफेयर है। अगर बच्चा शब्द का मतलब समझ रहा है तो कॉन्सेप्ट कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कुछ और बातें हैं, जो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, ये सबसे खास बात है। इसमें चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, कोई भी छात्र छात्राएं हो, वो इस सर्किट में, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में कैलकुलेशन की डायरेक्शन वो स्वयं मानते हैं। वो बच्चे पर डिपेंड करता है वो कैसे मानता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब इस तरीके से माना जाए तो कैसा होना चाहिए। वो देखो, अगर हम मान लें हाँ कि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये है, थोड़ी देर के लिए ये हम इधर से कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर अब देखिए यहां ध्यान से समझने वाली बात है, यही गलतियां होंगी, यही संभालना है आपको। ये हमने ये एज्यूम किया, यानी ये माना है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन हमने एज्यूम यानी माना है, यानी ये आप योर सेल्फ कह सकते हैं, योर सेल्फ, यानी ये स्वयं करेंगे आप। अब देखिए, मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर वायर है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। ये मान लेते हैं कोई कंडक्टर वायर है, ये जिसका रेजिस्टेंस R, यानी PQ कोई कंडक्टर वायर है जिसका रेजिस्टेंस R। मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन ये है, ध्यान से देखिएगा, यही मेन पॉइंट है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो अब हम बात करें अगर कि P और Q पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि BP माइनस BQ इज इक्वल टू, अब जैसा कि ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है, B बराबर IR, यही तो कहेंगे आप, B बराबर IR। अब B बराबर IR, तो यहां पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन और करंट की डायरेक्शन सेम है। तो इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी जिसको आप विद्युत विभवांतर कहते हैं, वो प्लस के साथ लिया जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी चीज, अगर इस कंडक्टर वायर में यानी P पॉइंट Q पॉइंट ये रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है और हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये है, यानी कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये और करंट की डायरेक्शन ठीक कैलकुलेशन के विपरीत। ऐसे सिचुएशन में उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। सबसे खास बात, मान लेते हैं इस सेल का EMF E है, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए E है, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट ही समझना है, E है। तीसरा पॉइंट्स जो सबसे खास है कि ये मान लेते हैं ये सेल मिला, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल।
प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, इसी के बीच में जैसा ई और डी के बीच से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ये, तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ये कि सामने जिस सेल का जो भी टर्मिनल मिलेगा उसी को हम उसी के साथ रखेंगे, सबसे खास बात। तो यहां पर क्या होगा, यानी बीपी माइनस बीक्यू इक्वल टू प्लस ई कह सकते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने ई मान रखा है। ये दूसरा चीज, यही चीज चौथा पॉइंट, अगर इस तरीके से भी संभावनाएं बनेंगी, ये P है और ये Q है, इस समय इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखेंगे वो कौन सा टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन हम गणना इधर से करेंगे, जो टर्मिनल पहले आएगा उसी टर्मिनल के साथ उसका पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के पदों में लिखेंगे, एनी माइनस। ये कॉन्सेप्ट हर बच्चे को आना चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक किरचॉफ्स लॉ को समझना आसान नहीं। हाँ, रट सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाना आसान नहीं है जब तक इतनी बातें क्लियर नहीं। हाँ, एक चीज और है कि ये जो हमने डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट समझाया है, कई किताबों में कई तरीके समझाते हैं, लेकिन कोई भी हो, मेथड कई हैं, कई तरीके से बताया गया है, जो आपको आसान लगे वो। ये सबसे आसान तरीका हम बताते हैं, बड़ी आसानी से आप करेंगे, देखेंगे कोई इसको उल्टा करके लिखता है, कोई इसको सीधा करके लिखता है, तो ये डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन आप अपने तरीके से मान के इस हिसाब से मान सकते हैं, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मेन चीज क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसा हमने बताया है वो ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो जैसा हमने कहा, फिर से 1 मिनट के लिए रिवीजन करते हैं, यानी किरचॉफ का नियम 1845 में जो महान साइंटिस्ट किरचॉफ ने एक जटिल परिपथ यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए 2 नियम बनाया था, जिसकी सहायता से हम किसी जटिल परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रत्येक ब्रांच से कितनी करंट फ्लो होती है, कितनी करंट प्रवाहित होती है, इन सब की गणना बड़ी आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ। जैसा हमने कहा कि इस नियम को समझने के लिए ये पॉइंट्स आपके समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट्स क्लियर, किरचॉफ लॉ एकदम हलवा। तो जैसा कि संधि, तो संधि जिसको इंग्लिश में जंक्शन कहते हैं, तो जैसा हमने बताया कि जंक्शन यानी संधि वो बिंदु होता है जहां से, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में हम कहना चाहते हैं, जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से कम 3 या 3 से अधिक वायर कनेक्ट हो, जैसे ये और ये और ये, यानी F और C क्या है हमने नहीं लिखा है, लेकिन F और C क्या है, ये सब जंक्शन पॉइंट हम यहां लिख देते हैं, जंक्शन पॉइंट। ये भी जंक्शन पॉइंट है और ये भी जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है। शाखाएं क्या होती हैं, जैसे ब्रांचेज। तो जंक्शन पॉइंट से जितने वायर कनेक्ट निकलेंगे या कनेक्ट होंगे वो सब क्या है, ब्रांचेज हैं। जैसा हमने लिख भी दिया है, FC है, ये सब ब्रांचेज है। फिर इसी प्रकार लूप क्या होता है, तो लूप का तात्पर्य हमेशा बंद से जोड़िए, यानी क्लोज लूप। लूप तो ऐसे ओपन लूप भी होते हैं, जैसे ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस, इसी, लेकिन यहाँ ये मैथमेटिक्स नहीं है, साइंस में यानी फिजिक्स है। तो लूप का तात्पर्य बंद से जोड़िए, ठीक। तो जैसा कि लूप का हमने कहा कोई निश्चित आकार नहीं, बस ये इसको ध्यान देना है कि ये क्लोज होना चाहिए। तो F ये एक लूप बना और ये एक लूप बना और ये बड़ा सा लूप बना, हमने लिख दिया। फिर हमने कहा कि इसको यूज करने के लिए, यानी किरचॉफ लॉ को बढ़िया समझने के लिए या इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल सवाल आएंगे उनको लगाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, यानी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन आप स्वयं मानोगे, हमने लिख दिया है, एज्यूम मानेंगे योरसेल्फ, यानी स्वयं से। फिर जैसा कि हमने एक यहाँ डायग्राम बनाया, ये अगर वायर PQ वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है,
डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन की दिशा में करंट बह रही है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव, अगर उसके विपरीत डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन के विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। इसी प्रकार से डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन की डायरेक्शन में अगर कोई सेल अगर मिलता है तो उसका जो भी टर्मिनल पहले मिलेगा उसी चिन्ह के साथ हम रखेंगे। जैसे बीपी माइनस, यानी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ये था, पहला टर्मिनल पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव ईएमएफ और ये नेगेटिव तो नेगेटिव। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात क्लियर है तो बड़ी आसानी से किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अब समझ में आएगा आपको किरचॉफ लॉ बढ़िया से, और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन के आते हैं। हाँ, तो अब हम कह सकते हैं कि किरचॉफ कितने नियम हैं, यानी 2 नियम। तो हम लिख सकते हैं पहला नियम जिसे हम कहते हैं संधि का नियम, संधि का नियम, या इसी को हम कहते हैं धारा का नियम भी, धारा का नियम। ये हाँ, अब इनका कहना क्या है, इनका फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट, या यूं हम कह सकते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संध पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। मतलब साफ साफ है समझने के लिए कि अगर ये जंक्शन पॉइंट हम मान लेते हैं P, तो मान लेते हैं एक वायर इधर से कनेक्ट है, 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 एक वायर इधर से कनेक्ट है। थोड़ी देर समझने के लिए मान लेते हैं इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, ये करंट I3 और ये करंट I4, ये करंट I5। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है धारा का नियम कि किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संध पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब साफ साफ है कि सिग्मा I इज इक्वल टू 0, बस बेसिक कॉन्सेप्ट, सिग्मा I इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से कुछ कंक्लूजन निकलेगा, वो देखो अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर से समझना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, जैसा कि P पॉइंट एज ए जंक्शन पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं जंक्शन पॉइंट, अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम कह सकते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम भी लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी का नियम भी ध्यान में रखिए। तो हम देख रहे हैं कि I1 संध की ओर आ रही है, I2 भी संध की ओर आ रही है, I3 संध की ओर आ रही है, और I4 संध से दूर जा रही है, I5 संध से दूर जा रही है। तो हम कह सकते हैं यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पहला नियम कहता है कि सिग्मा इक्वल टू 0, किसी भी संध पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बीजगणितीय विथ साइन हम यूज करेंगे, तो यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, अब प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, सबको उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा I4 और प्लस I5। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए, यानी संध की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग बराबर संध से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग, यानी जो करंट आ रही है संध की तरफ वो संध से दूर जाएंगे, यानी संध की ओर आने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर संध से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग सदैव बराबर होता है। अगर बराबर होता है तो यहां ध्यान से देखिए, यहां एक
क्वेश्चन और टेकअप होता है या टेकअप किया जा सकता है कि नोट पॉइंट में डाल दें। ये पूछा भी जाता है 1 नंबर में कि किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी यूं कहो कि धारा का नियम या यूं कहो कि संधि का नियम, किस संरक्षण का पालन करता है। तो हम कह सकते हैं यहां कि करंट का कनेक्शन हमेशा चार्ज से हुआ है, यानी जब चार्ज फ्लो होंगे तभी करंट डेवलप होगी। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो पहला नियम है, पहला नियम वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत, यह हम कह सकते हैं। कोई भी पूछ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण का पालन करता है, तो आपका जवाब होगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या इसी का पालन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आशा करते हैं कि आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। खासकर बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा बोर्ड एग्जाम के व्यू से, तो तैयारी रखिए। आशा करते हैं आज का ये प्रथम नियम समझ में आया होगा। सेकंड लॉ हम कल आपको बताएंगे, कल क्या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ इसको जैसे इसके पहले हमने जो बताया कि न्यूमेरिकल लगाने का तरीका भी बताएंगे, कैसे कैसे करते हैं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा, आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।